हेलो प्यारे बालकों और बालिकाओं, आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हारा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा इस चैप्टर से जो तुम्हें नहीं आता होगा, पूरी तरह से आएगा। और कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 10th का, उसमें एक क्वेश्चन भी आज की वीडियो से बाहर नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो ज्यादा फालतू बातों पर टॉपिक टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले केमिकल चेंज के बारे में समझो कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा कोई चेंजेस हो रहा है जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है और उसको आप वापस नहीं ला सकते, ऐसे चीजों को चेंजेस को कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे अगर मान लो कि तुम्हारा एल्यूमिनियम का फॉइल है, एल्यूमिनियम का फॉइल है, उसको तुमने जला दिया, या तुम्हारी लकड़ी है, लकड़ी को तुमने जला दिया, राख बन गया। क्या तुम राख से वापस लकड़ी ला सकते हो? नहीं, नॉट पॉसिबल। पेट्रोल है, तुमने पेट्रोल को जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर बन गया, ठीक है। मान लो पेट्रोल या तुम्हारा कोई भी फ्यूल है, तो ये तुम्हारा मीथेन है, मीथेन को मान लो तुमने जलाया, ऑक्सीजन दिया, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O2 बनता है, क्या उससे तुम वापस मीथेन ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो इसी चीज को कहा जाता है केमिकल चेंज, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय केमिकल रिएक्शंस। और जो कॉपी या किसी चीज में जब हम लिखते हैं उस रिएक्शंस को, तो उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशंस। ये बात समझ में आ गई? तो ये होते हैं तुम्हारे केमिकल इक्वेशंस। अब जब केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है ये थोड़े जानते हैं। देखो, जैसे मान लो A प्लस बी है और रिएक्ट करके बन रहा है C प्लस डी। A प्लस बी है और C प्लस डी रिएक्ट करके बन रहा है। तो रिएक्शन से पहले ये जो चीज होती है, जो रिएक्ट करता है आपस में, इसको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो बाद में रिजल्ट आता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। और ये जो तीर का निशान है, ये हमें ये बताता है किससे क्या बन रहा है। इससे ये बन रहा है, तो इसीलिए तीर का निशान इधर लगता है, यानी रिएक्टेंट को रिएक्ट करके क्या बना है? प्रोडक्ट बना है C प्लस डी। अब क्या होता है कि कभी कभी रिएक्शन में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है। मान लो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें हमें क्या चाहिए? सनलाइट। हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल। तो ऐसी चीजों को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं। लाइक अगर मुझे सनलाइट लिखना है तो मैं ऊपर लिख दूंगा। तो ये भी क्या बताना चाह रहा है कि हमारे रिएक्शन का ही ये पार्ट है। बात समझ आ गई? तो इसको लिखा जाता है, ये होता है तुम्हारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जब होता है तो हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कुछ स्टेट भी होता है। लाइक अगर मान लो पानी का कोई रिएक्शन है, अब पानी के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बर्फ में होता है, पानी लिक्विड में भी होता है, और गैस भाप वाला भी होता है। अब तुम्हारे रिएक्शन से कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज लिक्विड में है या सॉलिड में है या गैस में है? तो उसके केस में हम उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मान लो ए सॉलिड होता तो उसके बगल में एस लिख दिया जाता है। सॉलिड के लिए S लिखा जाता है, लिक्विड के लिए L लिखा जाता है, गैस के लिए G लिखा जाता है, और अगर पानी में उसका कुछ सॉल्यूशन है तो उसको एक्वस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्वस होता है जिसको AQ लिखा जाता है। बात समझ आ गई? ये अपना है, ये बेसिक रिएक्शन है, इक्वेशन से कैसे लिखा जाता है। लाइक A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस डी बन रहा है, ये सब हो रहा है। ओके। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बदलाव होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके वजह से पता चलता है कि हाँ जी ये कोई केमिकल चेंज ही है। और उनके बेसिस पे बात करूं तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन से है? सबसे पहला चेंज हो सकता है टेम्परेचर। क्या चेंज हो सकता है? टेम्परेचर। कि आप कोई रिएक्शन करो और उसमें जब कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसमें अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन, वो चेंज जो हो रहा है वो केमिकल चेंज है। या हो सकता है कलर चेंज हो जाए, या हो सकता है कोई गैस इवॉल्व हो, यानी जब रिएक्शन हो रहा है तो कोई गैस निकले, तो ये भी हो सकता है। या उसका स्टेट चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। तो ये चारों मुद्दे हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हम कहेंगे बेसिकली केमिकल चेंजेस होने के चांसेस हैं या केमिकल चेंज हो रहा है। अब चलो एग्जांपल के तहत समझते हैं कि क्या बोलना चाहता है। ये एक्टिविटी में तुम्हारे दे रखा है, जो भी बात करने वाला हूं ये सारे एक्टिविटी के ही पार्ट है। तो एक्टिविटी के जरिए समझते हैं इन चेंजेस को कैसे कैसे समझा जाता है। जैसे कि मान लो एक मैग्नीशियम रिबन है और मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो बना MgO। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया तो MgO बना। स्टार्टिंग में मैग्नीशियम होता है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन तो ऑफकोर्स गैस में होता है, और ये जो बनता है ये पाउडर बनता है। सॉलिड होता है पर ये पाउडर स्टेट में आता है, एक पाउडर होता है, ये चूरा जैसा होता है।
अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बनाया क्या, MgO। अब इस रिएक्शन को जब किया जाता है, इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, देखो पाउडर चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हो रहा है एक प्रकार से। जब इस रिएक्शन को किया जाता है तो दो तीन बातों का खास ध्यान रखना होता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पे अगर कोई ऑक्साइड की लेयर है तो वो रिमूव हो जाए, जिसके वजह से वो आसानी से जले। और जब मैग्नीशियम जलता है तो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम की तरह जाता है। इसका एक मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखा है कि मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है। तो जब जलता है तो एकदम प्यारा डेजलिंग फ्लेम देते हुए मैग्नीशियम रिबन जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये एक जो चेंज हो रहा है, किस टाइप का चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड से आप मैग्नीशियम नहीं ला सकते। अरे बात समझ। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और चेंज लाइक KI, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को जब आप लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है आपका KNO3 प्लस पोटेशियम प्लस लीड आयोडाइड PbI2। ये आपका रिएक्शन होता है। जब पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो KNO और PbI2 बनता है। ये जो चीज है ये होता है येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। तो ये भी एक जो चेंज हो रहा है, ये भी एक जो चेंज हो रहा है, ये भी क्या है, केमिकल चेंज ही है कि एक दो नए कंपाउंड थे, इन दोनों ने रिएक्ट किया और एक नई चीजें बनी। अब इन चीजों से इसको वापस नहीं पाया जा सकता। ये एक येलो प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये बात करेंगे, अभी के लिए जान लो कि जो चीज बनी है इससे तुम वापस इसको नहीं ला सकते। ये भी एक टाइप का क्या है, केमिकल चेंज ही है। तीसरा देख लेते हैं कि मान लो तुमने HCl है और उसमें तुमने Zn डाला, Zn मतलब जिंक, और जाला तो बनता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है, गैस इवोल्यूशन हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक केमिकल चेंज है। तो ये एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 में ये आपके चीजें थी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा केमिकल चेंज होता है तो क्या क्या हो सकता है, और केमिकल चेंज होने के बाद, कोई केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको वापस रिएक्टेंट लाना कभी कभी पॉसिबल होता है, 90% में पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ आ गई। तो इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा एक चीज, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हैं, और ये क्या है ये जरा देखिए। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके बनाया H2O। अब क्या है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, कब की, क्लास 9 में डाल्टन की एक एटॉमिक थ्योरी थी, और वो था कंजर्वेशन ऑफ मास, कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मास कहीं से ना आता है ना कहीं जाता है, हमेशा जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। मास की बेसिस बात करो तो बात कहूँ एटम की, यानी जितना एटम यहाँ पे होंगे एटम इतने भी यहाँ पे भी होने चाहिए। पर यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो गड़बड़ है। 2 मिलते कितना O2 और यहाँ 1 ही है, तो गड़बड़ है। तो इसीलिए हमें अपने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी होता है। अगर अपने केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस नहीं करेंगे, ये एक पाप है, गलत बात है, तो उसको बैलेंस करना सीखते हैं। तो देखो, जब भी बैलेंस करना होगा, जब भी केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा, तो इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना। जो अपने कंपाउंड्स है, जो अपने मॉलिक्यूल्स है, उनको छूना नहीं है, उनको एकदम साइड में रखना है। अगर कोई भी तुम्हें चेंजेस करने हैं तो उनके आगे लगाने हैं, और आपको लगाने जो है वो याद रखना है, एक होल नंबर ही लगाना है, लाइक 1 2 3 0 1 2 3 कुछ ऐसे ही नंबर लगाने हैं, पॉइंट डेसिमल ये सब चलेंगे नहीं, और आपको इनको इक्वल करना है। अब एक किसके बैलेंसिंग करने क्यों होता है ये तो समझ में आ गया कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंसिंग करते कैसे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं अभी, कि सबसे पहले डिब्बा बना लिया, उसके बाद ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसका एकदम कोई यूनिक तरीका नहीं है कि आप इसको फॉलो करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। एक तरीका है, और वो तरीका आप हिट एंड ट्रायल मेथड है, उसको आप बार बार ट्राई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत इंप्रूव हो जाता है और आप बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे बैलेंसिंग जो आएगा बहुत आसान आता है इसमें। तो सबसे पहले काम क्या होता है, आपको सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ढूंढना है। तो देखो, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन है, H2O है। इसमें सब में, पूरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन है, H2O। जब आपने H2O को पकड़ लिया,
इसमें आपको पकड़ना है सबसे पहले हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, नहीं है तो फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी नहीं है तो फिर कुछ और करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मान लिया हमने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पे कितना है? 2। यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 2। देखो पूरे रिएक्टेंट में भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहां पे कितना है? 2। तो भैया अगर यहां पे मैं 2 लगा दूं, यहां पे मैं 2 लगा दूं तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। 2 इंटू यहां पे 1 था, 1 मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन था, अब 2 मॉलिक्यूल हो गए तो 2 ऑक्सीजन हो गया। सिंपल है, यहां मान लो कि 1 है तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। ऐसे मान के चलो, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। यहां पे भी ऑक्सीजन कितने? 2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पर जैसे ही तुमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन यहां पे कितना हो गया? 4, और यहां पे कितना है? 2। तो यहां पे 2 लगा दो। तो देखो ये भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बात खत्म। तो नया फॉर्मूला बन गया बैलेंस करके 2H2 प्लस O2 रिएक्ट करके बनेगा 2H2O। बात समझ आ गई? एक और ले लेते हैं, लाइक Zn प्लस HCl रिएक्ट करके बन रहा है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये अपना रिएक्शन है, Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब जरा देखिए कि Zn की क्या कहानी है। यहां पे सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ZnCl2 है, हाइड्रोजन है? नहीं है। ऑक्सीजन है? नहीं है। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन यहां पे कितना है? 2। यहां पे कितना है? 1। तो एक काम करो, यहां 2 लगा दो। 2 लगाओगे, क्लोरीन बैलेंस हो गया, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब इस बड़े मॉलिक्यूल में दूसरा कौन सा बचा? Zn। Zn कितना है? 1। यहां Zn कितना है? 1। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन देखो कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। देखो अपने आप ही परफेक्ट हो गया। तो ऐसे तुम्हें करनी है बैलेंसिंग, प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ इस वाले इक्वेशन में मुझे दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं उसको बैलेंस करके तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। तो सबसे पहला जो रिएक्शंस की बात करने वाले हैं वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे मान लो A प्लस बी है और वो रिएक्ट करके बना रहा है C। A प्लस बी रिएक्ट करके बना रहा है C, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं और तुम मिलके बन रहे हैं हम, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन बात करें तो व्हेन द 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनना चाहिए, एक ही बनना चाहिए। और ये दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं उसकी दिक्कत नहीं है। तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक CaO, ये है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन वाटर के साथ, तो बन रहा है CaOH2। बात समझ आ गई? तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एटम कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन क्यों होते हैं? क्योंकि उनको चाहिए स्टेबिलिटी। अब कंबाइन होने के लिए वो स्टेबल होंगे, और जब भी कोई चीज स्टेबल होती है तो एनर्जी रिलीज करती है। तो ड्यूरिंग अ रिएक्शन व्हेन द हीट इज इवॉल्व या एनर्जी इज इवॉल्व, यानी कभी भी किसी रिएक्शन में हीट या एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तो उस टाइप की स्पेशल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो जैसे ये वाला जो रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में ये हीट भी बनाता है। जब तुम बीकर को टच करोगे ये रिएक्शन के बाद तो तुम्हें 2 चीजें महसूस होंगी। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा और साथ में हीट रिलीज होगा। 2 चीजें तुम्हें बीकर को महसूस होगी कि तुम्हें एक हिस साउंड जैसा आएगा कुछ, इसका मतलब ये है कि कुछ हीट इवॉल्व हो रहा है। और तुम जाके बीकर को टच करोगे तो क्या होगा? बीकर गर्म महसूस होगा। इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और भी बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, लाइक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, इसको मिटा रहा हूं। CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ये भी एक क्या है? प्लस हीट भी रिलीज होता है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2। प्रोडक्ट अगर एक बनता तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता, पर ये सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है और 2 है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे। तो बात समझ आ गई? एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन 2 अब तक के रिएक्शन हमने बात कर लिया।
अब कुछ डेली लाइफ में कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं पर हमें आइडिया नहीं लगता। जैसे ये तो बर्निंग ऑफ फ्यूल की बात हो गई थी। दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो तुमने खाया है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करे और एनर्जी रिलीज हो। यानी अगर मैं बात करूं, इसको बता रहा हूं, अगर मैं बात करूं C6H12O6 ये अपना ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी तो रिलीज कराता है, तो एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है। इसीलिए रेस्पिरेशन भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। पहली बात, कंफ्यूज मत होना ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ये जो कर रहे हैं ये रेस्पिरेशन होता है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये था तुम्हारा कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब बात करते हैं आगे, एंड दैट इज कॉल्ड आवर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, दो चीजें हैं। सबसे पहला है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज होना, कोई चीज सड़ रही है। अगर मान लो कोई डेड बॉडी है या डेड प्लांट्स हैं, जब वो टाइम के साथ नीचे रहते हैं तो वो सड़ने लगते हैं, तो उस सड़ने को डिकम्पोज कहा जाता है। वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है। ये बात समझें, वो एक प्रोसेस है। डिकम्पोज होना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शंस है, इसको हम करते हैं। ठीक है, वो नेचुरल होता है, इसको किया जाता है। आप एक प्रकार से ये समझ सकते हो। चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में समझते हैं कि मान लो कि मैं और तुम मिलके हम बन चुके थे, सब कुछ जिंदगी में सही था, और मैं और तुम मिलके जो हम बने थे अचानक वो टूट के फिर से मैं और हम में बदल गए। सॉरी, मैं और तुम में बदल गए। तो जो हम थे वो फिर से मैं और तुम में आ गए भाई। अब जो हम से मैं और तुम में जो ट्रांसफर हुआ, इसके पीछे की कहानी सुनो। अब भाई हम से जो मैं और तुम में बने हैं ऐसे तो टूटेगा नहीं। अब भाई दो दोस्त हैं या दो कोई भी है यार, ठीक है, अब उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है, जो रिश्ता है जुड़ा हुआ है, उस रिश्ते को तोड़ने के लिए बाहर से मसाला डालना पड़ेगा, बाहर से एक एनर्जी तो डालनी पड़ेगी, तभी बॉन्ड टूटेगा। ऐसे तो बॉन्ड टूटना नहीं है। अरे बात समझ कि भैया मैं और तुम मिलके हम बने थे एकदम मजबूत गांठ कि ये मतलब दूर तक जाएगा, सात जन्मों का वो साथी था, पर तुमने उसको तोड़ा तो उसके पीछे ऊपर से मसाला तो डालना पड़ेगा। अब वो मसाला बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, अलग अलग कहानियां हो सकती हैं, मतलब बहुत सारे कांड होते हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो वो एक एनर्जी का काम करेगा तोड़ने के लिए बॉन्ड को। तो सेम कहानी यहां पे भी होती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट एक ही होगा और एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप बाहर से एनर्जी दोगे। अब वो एनर्जी आपका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में, लाइक थर्मल के फॉर्म में हो सकता है, थर्मल के। तो जब थर्मल बेकार आ जाता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं FeSO4, तो FeSO4 को आपने थर्मल दिया यानी हीट दिया, हीट का ये साइन भी होता है। तो आपने FeSO4 को हीट दिया तो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल, जिससे FeSO4 को तोड़ के Fe2O3 SO2 और SO3 बनाया गया। अब क्वेश्चन एक यहां से आता है सेम इस रिएक्शन से। क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताओ और साथ में उसका कोई थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दो, वो तो ठीक है, पर इस रिएक्शन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया, वो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया एक बात बताइए कि FeSO4 को जब हीट किया जाता है, FeSO4 को जब हीट किया गया है और Fe2O3 SO2 और SO3 बनाया है, तो इसका कलर क्यों चेंज होता है? तो इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। क्योंकि FeSO4 अकेला नहीं होता, ये 7 H2O मॉलिक्यूल के साथ रहता है और जब इसको हीट किया जाता है तो ये 7 H2O मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, हट जाते हैं, इसके वजह से इसका कलर चेंज होता है। याद रहेगा बात? ठीक। अगला आते हैं दूसरा, एक और थर्मल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ये टू के बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। और इस CO2 गैस को जब पास किया जाता है क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? क्विक लाइम
से जब पास लाइम क्विक लाइम से, हाँ मे बी क्विक लाइम से ही था, आई एम नॉट श्योर। जब CO2 को क्विक लाइम से पास किया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो उसको दूधिया कर देता है, मिल्की बना देता है। तो इससे पता चलता है कि जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी हुई है, CO2 गैस रिलीज हुई है। ये बात समझ आ गया कि जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी हुई है, CO2 गैस। तो CO2 गैस का दो तरीके हैं CO2 गैस को पता करने का कि जो गैस रिलीज हुई है वो CO2 हुई है। सबसे पहला, सॉरी क्विक लाइम से नहीं, आई एम सॉरी, अभी एक मिस्टेक हो गई थी। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको लाइम वाटर से पास करते हैं। लाइम वाटर होता है CaOH2। आई एम सॉरी, ये जरा मिस्टेक हो गई थी, क्विक लाइम में कंफ्यूज हो गया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास किया जाता है तो वो उसके कलर को चेंज कर देता है और बनाता है मिल्की, दूधिया। और इसके वजह से पता चलता है कि जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक और प्रेजेंस करने का पता है कि आप अगर माचिस को लेके जाओगे तो वो माचिस को बुझा देगा, मतलब जली हुई माचिस को लेके जाओगे तो वो उसको बुझा देगा, तो पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा थर्मल डिकम्पोजिशन में, और ये है तुम्हारा लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को जब हीट किया जाता है तो बनता है लीड ऑक्साइड प्लस H2O एंड प्लस O2, सॉरी NO2 प्लस O2, H तो है ही नहीं तो H आता ही नहीं, प्लस O2, ये बनता है आपका। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें, इस पर्टिकुलर से एक एग्जांपल तो हो ही सकता है, साथ में एक और क्वेश्चन बनता है कि कैसे पता चले कि जो NO2 रिलीज हुई है वो NO2 ही है। तो जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होता है, ब्राउन कलर का धुआं रिलीज होता है। आप अगर टेस्ट ट्यूब के ऊपर वो रखोगे, कॉटन लगाओगे, तो आपको जब कॉटन हटाओगे तो उसमें ब्राउन कलर दिखेगा, तो इससे पता चलता है कि NO2 रिलीज हुआ है। तो थर्मल के ये 3 एग्जाम्पल है, इन तीनों एग्जाम्पल को रट लेना, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। थर्मल के बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, कि भैया अपना जो बॉन्ड है हम इलेक्ट्रिसिटी से भी तोड़ सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे तोड़ते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। वाटर को आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, वाटर को आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया। वाटर को आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया, तो ये भी एक इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम H2O को तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पे। यहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, इस प्रोसेस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम कुछ बुध H2SO4 का डालते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि पानी एक कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। बेसिकली पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ये हमारा मिथ है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। असल में जब तक उसके अंदर फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हम H2SO4 यानी सल्फेट का जो H2 सल्फ्यूरिक एसिड का जो एसिड है वो डालते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जब जाता है पानी में तो वो टूट के आयंस देता है और उस आयंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि दो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। आपको पता चलेगा कि एक जगह पे गैस जो रिलीज हुई है, एक हाइड्रोजन रिलीज हुई है एक ऑक्सीजन, आपको पता चलेगा जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में डबल हुई है। उसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो उसके पीछे का लॉजिक है ये, पानी का फॉर्मूला है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन है। तो भैया जब रिलीज होगा गैस तो वो भी किस में होगा, 2:1 में ही होगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपके इस टॉपिक से बच सकते हैं। तीसरा है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बाई फोटो। फोटो मतलब बाई सनलाइट। सनलाइट की मदद से भी आपके चेंज होते हैं, डिकम्पोजिशन किया जाता है। लाइक AgCl, सिल्वर क्लोराइड को तोड़ोगे तो टूटेगा Ag+Cl2 में, और साथ में AgBr को तोड़ोगे तो ये टूटेगा Ag+Br2 में। अब AgCl का भी जो कलर है वो चेंज हो जाता है जब उसको सनलाइट दिया जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन होता है इस वजह से। और AgBr वाले इस वाले रिएक्शन को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। क्लियर है। तो इससे ये क्वेश्चन बनेंगे। आई होप तुम्हें डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बालक कर दो, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट्स हो वो तुम्हें टाइम पे मिलता रहे। और लाइक भी कर देना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने
थर्ड रिएक्शन आने से पहले एक और रिएक्शन के बारे में बात कर लें कि जहां पे अभी हमने जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करे तो हमें पता चला कि यार बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिस रिएक्शन में बाहर से एनर्जी दी जाती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। जिस रिएक्शन में बाहर से एनर्जी देते हैं उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं और दैट इज कॉल्ड थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है लाइक कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe रिएक्ट करके बनता है FeSO4 प्लस Cu। अपने पास क्या है, CuSO4 प्लस Fe है, CuSO4 प्लस Fe रिएक्ट करके बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब समझिए क्या होता है कि एक हंसता खेलता मेटल अपना सॉल्ट बना रखा है, ये मेटल सॉल्ट कहलाता है। ये एक मेटल सॉल्ट बना रखा है, Cu एक मेटल है उसने सॉल्ट बना रखा है, पर आयरन आया और आयरन तगड़ा है कॉपर से। रिएक्टिविटी सीरीज थर्ड चैप्टर में जानेंगे, पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है, तो उसमें पता चलता है कि आयरन ऊपर आता है कॉपर से, तो आयरन ने कॉपर से छीन लिया किसको, सल्फेट को, और बना लिया FeSO4 और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। मतलब वही वाली कहानी है कि तुम हो और तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम अपनी जिंदगी एकदम हसीन बिता रहे हो, कोई समस्या नहीं है, तब तक एक आया तगड़ा वाला बंदा, तुम बच्चे बस मोमोस अफोर्ड कर सकते हो, ये भाई मैकडॉनल्ड वाला बंदा है, ठीक है। तो इसने तुम्हारा जो दोस्त था जो भी था उसको बड़े प्यार से अपने साथ लेके चला गया और तुम तनहा अकेले बैठ के अरिजीत के गाने सुन रहे हो, ठीक है। तो यही आपकी कहानी है, जीवन का सार है आपका। तो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई मेटल का सॉल्ट हो तो आपका दूसरा मेटल अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो उसको आएगा और लेके चला जाएगा और तुम अकेले रह जाओगे। अब मान लो उसका सॉल्ट बन गया, लाइक FeSO4 बन गया, FeSO4 बन गया और तुम आ रहे हो Cu कि भाई चल ले मेरे साथ, वो नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी रिएक्टिविटी उससे क्या है, कम है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इस रिएक्शन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही से छीना नहीं जाता, कभी कुछ अच्छे लोग दोनों ही एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या मतलब है, ये देखिए, एक लेते हैं अपना सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट करके बन रहा है BaSO4 प्लस NaCl। अब देखो SO4 Na के पास था और Cl किसके पास था, Ba के पास। Cl लेकिन आ गया Na के पास, NaCl बना, और SO4 चला गया Ba के पास और बना है BaSO4। तो दोनों ने अपने अनायन एक्सचेंज किए, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि डबल हो रहा है, दोनों ही एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये एक स्पेशल टाइप का भी रिएक्शन है जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अब बात करते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो ध्यान से देखो, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कभी कभी रिएक्शन में कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो बेस में जाके नीचे जम जाते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते लिक्विड में, उनको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। और ये जो बना है ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। बात समझ आ गई, ठीक है। और यहां पे अपने मेन हो गए। अब बात करते हैं फाइनल दो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और दोनों को मिला के बेसिकली आता है एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो वो क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, और MnO2 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और रिएक्ट करके बना रहा है MnCl2 प्लस क्या बनता है, आइडिया? एक बनता है रिएक्शन, मुझे याद है शायद वाटर बनता है, गिव मी अ सेकेंड, एक बार रिएक्शन देख लो। MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये आपका रिएक्शन है। MnO2 प्लस HCl, MnCl2, H2O प्लस Cl2। अब इस रिएक्शन में आप देखिए रिएक्टेंट को, इस रिएक्टेंट में दो चीजें होती हैं। अगर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, यानी किसी रिएक्टेंट को ऑक्सीजन मिल रहा है या हाइड्रोजन उससे छीना जा रहा है, या तो ऑक्सीजन दे रहे हो या हाइड्रोजन छीना जा रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन कहते हैं ऑक्सीडेशन।
क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। या हाइड्रोजन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन लिया जा रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन कहते हैं रिडक्शन। क्या कहा जाता है, रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन जाए, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आए, ऑक्सीजन जाए तो रिडक्शन। बात समझ में आ गई? चल इसको मिटाता हूं। अब देखिए MnO2 था, Mn के पास ऑक्सीजन था पर बेचारे के पास अब ऑक्सीजन नहीं रहा, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और HCl के पास H2O आ गया तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी आ रहा है, तो जिसमें दोनों होते हैं उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऐसे रिएक्शन में आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए एकदम अच्छे से। कौन सी चीजें हैं? पहला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा है ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, तीसरा है रिड्यूस्ड कौन हो रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? यार मैं बीमा वाला हूं, मैं बीमा कराता हूं, तो बीमा वाला हूं मैं, तो मैं किसका बीमा कराऊंगा, सामने वाले का ना, दूसरे का बीमा कराऊंगा ना, अपना तो कराता फिरूंगा नहीं। तो वैसे ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, मैं बीमा एजेंट हूं तो सामने वाले को बीमा कराऊंगा, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो किसका कराएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता होगा। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता होगा यानी खुद क्या होता होगा, रिड्यूस, यानी इस बंदे का क्या होता होगा, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस दोनों सेम होते हैं। तो ये कौन है, देखो किसका रिडक्शन हो रहा है, MnO2 का, तो ये होगा MnO2 और ये भी होगा MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो, यानी ये दोनों सेम चीज, यानी HCl और HCl। एक बात इसमें ध्यान रखना कि जो भी अपना आंसर लिखोगे वो हमेशा रिएक्टेंट से लिखना है, प्रोडक्ट से कभी नहीं लिखना। और तुम्हारे 2 और टॉपिक रह गए, कोरोजन और रेंसिडिटी, वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो यहीं तक तुम्हारा हुआ चैप्टर और इसकी होगी समाप्ति। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जान लो। अगर तुम्हें याद करने हैं रिएक्शन तो सारे के सारे याद करने हैं चैप्टर से, एक भी छोड़ना नहीं है। अगर कोई रिएक्शन याद करना है तो उसकी वैलेंस, वो जो तुम्हें करना है बैलेंस मत करके याद करना, अपना याद कर लो, बैलेंस करना खुद ही सीख जाओगे। दूसरा, स्टेट के साथ भी मत याद करना कि किस स्टेट में है सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे स्टेट याद नहीं करने, डायरेक्ट याद करो, कोई इश्यू नहीं होगा, पेपर में आपको पूछा नहीं जाता। अगर पूछा जाता है तो उसको हिंट दिया जाता है कि वो चीज किस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करी है, इसमें जितनी भी क्वेश्चंस की मैंने बात करी है वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। एनसीईआरटी को निपटा लेना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना।